अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जान। मुल्की सियासी मंजरनामे में बड़ी मुस्बत पेशरफ देखने को हमें मिली जब पहले महमूद खान अचकज़ई साहब को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली नोटिफिकेशन जारी किया गया और फिर आज ही हमने देखा कि अलामा राजा नासिर अब्बास कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट पर तैनात हुए, उनका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। इस मौके पर हमने दोनों ईवानों में बड़ी अहम तकारीर सुनी, ना सिर्फ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से दोनों ईवानों में बल्कि कुछ हुकूमती वज़रा भी मुखातिब हुए, बिलखुसूस ख्वाजा आसिफ साहब जो 18वीं तरमीम के ऊपर बड़ी अहम बात कर गए, और फिर राना सनाउल्लाह साहब जो आगे बढ़ने का एक प्लान भी दे रहे थे। तो इस सूरत हाल पे हम गौर करेंगे क्योंकि इन्हीं दिनों आपने देखा होगा कि फारूक सत्तार साहब ने एक खबर दी कि ईद के बाद तरमीम आ रही है और हमारी शिकें भी उसमें शामिल हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि 18वीं तरमीम एक ढकोसला साबित हुई, जो अख्तियारात थे वो सूबाई हुकूमतों पर मुर्तकिज़ होकर रह गए। ये बड़ा मानी खेज़ उनका बयान था। कुछ सूरत हाल हम इंटरनेशनल मंजरनामे की भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप का जो प्लान है पीस प्लान, जिसमें 60 ममालिक को दावत दी गई है, प्राइम मिनिस्टर बाहर गए हैं, पाकिस्तान दोस्त ममालिक के साथ मिलकर किस हिकमत अमली पर गामजन है उस पर भी बात होगी। इन मौज़ूओं पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वज़ीर मुमलिकत बराए क़ानून इंसाफ़ जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब को। बैरिस्टर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि कई माह लग गए, नोटिफिकेशन ही नहीं हो रहा था अचकज़ई साहब का और अलामा साहब का, अब आखिर अचानक पहले एक फिर दूसरा हो गया। ऐसा क्या चमत्कार हुआ बैरिस्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। बात यह है कि पहले तो ये खुद ही अदालत गए हुए थे और चैलेंज किया हुआ था। आपको याद होगा पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से भी एक स्टे ऑर्डर मौजूद था, फिर वो इनफील्ड रहा काफ़ी टाइम, और उसके बाद फिर जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ और फिर बाई इलेक्शन भी हो गया, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब इससे पहले थे और वो खुद ही अप्रोच किया हुआ था उन्होंने, पर ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। अब इस तमाम तर पहराए में बात तो ये है कि 4 खतूत लिखे गए और 4 खतूत में से जो है कोई जवाब खातिर खा ना आया, और फिर फाइनली आखिरी जो मीटिंग हुई स्पीकर साहब के साथ एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, तो आमिर डोगर साहब ने उनको ये तमाम तर चीज़ें फराहम की, बैरिस्टर गौहर साहब ने दी और फिर कहा कि जी बिल्कुल हमने विड्रॉ कर लिए इस तमाम तर केसेस और अब कोई इम्पेडिमेंट नहीं है इस तमाम तर चीज़ में। और फिर उसके बाद क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका था तो स्पीकर एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते थे कि एक वेरिफिकेशन कंडक्ट की जाए कि जो मेंबर्स, क्योंकि रूल 39 के मुताबिक जो रूल्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर है जो नेशनल असम्बली की वर्किंग को रेगुलेट करते हैं, तो वाज़े तौर पे उसमें उन्होंने जो है कहा कि जी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और वो तमाम मेंबर्स फिर गाय बगाए जो है मेरे ख्याल से तब तमाम की वो वेरिफिकेशन भी हो चुकी थी। और फिर ये ठीक है। बैरिस्टर साहब, ये आप अचकज़ई साहब के इस बयान की तायीद करते हैं या उसकी बरक्स, जहाँ वो कह रहे थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार नहीं, ना मैंने उनसे रब्ता किया ना उनसे कहा कि जी उनके कहने पे नोटिफिकेशन जारी हुआ? नहीं, देखें असम्बली की प्रोसीडिंग्स तो रूल्स ऑफ बिजनेस और प्रोसीजर के जो है उसके तहत ही रेगुलेट होती है। जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया स्पीकर ऑफ द हाउस ने, स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली ने एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, वो वाज़े तौर पे वो एक लीगल प्रोसीजर था और वो उन्होंने अडॉप्ट किया। इसमें किसी के कहने किसी के ना कहने की तो कोई बात नहीं। अब वो सिंपल है, रूल 39 के मुताबिक जो है वाज़े तौर पे अगर कोई भी एक मेंबर ऑपोजिशन का वो मेजॉरिटी इंजॉय करता है ऑपोजिशन मेंबर्स की सपोर्ट की, तो वाज़े तौर पे वो मेंबर बन सकता है, इसमें तो कोई। प्राइम मिनिस्टर ने मुज़ाकरात की बात कर रखी है, अचकज़ई साहब की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एलामिया भी आया था, आगे बढ़ने की बात हो रही थी। तो अब जबकि अपॉइंटमेंट हो चुकी दोनों हाउसेज में लीडर ऑफ द अपोजिशन की, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि पार्लिमान के अंदर मुज़ाकरात का बामकसद आगाज़ हो रहा है? क्या अपोजिशन रहनुमा हुकूमत के साथ राब्ते में हैं? देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि बामकसद मुज़ाकरात जो हैं वो उसका आगाज़ होना चाहिए, और अब बहुत देर हो चुकी। मेरे ख्याल से जिन CBMs की बात की जाती थी, ये जो डिमांड की जाती थी हुकूमत से कि पहले तो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है दोनों हाउसेस में उनको तैनात किया जाए, वो भी हो गए, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो गए। अपोजिशन की सपोर्ट जिन मेंबर्स के पास थी उसके मुताबिक वो हुए। तो मेरे ख्याल से अब कोई अभाम रहता नहीं है। जब वज़ीर आज़म ने 3 दफ़ा दावत दे दी मुज़ाकरात की, और आज राना सनाउल्लाह साहब ने सेनेट के फ्लोर पे भी ये बात की और उन्होंने कहा कि जी आएँ, एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की दावत दी, तो मैं समझता हूँ अब जो इनका ब्लफ है वो कॉल आउट करना चाहिए। अपोजिशन के लोग जो कहते हैं कि जी हमें पूरा इख्तियार है और हमें मैंडेट मिला है
कि हम मुज़ाकरात जो है वो उसमें जो भी फैसला करें। तो बैरिस्टर वो साहब लोग तो तैनात होंगे जिनके पास mandate था। अगर ये CBMs हैं कि तयनाती हो गई आपके बकौल, तो CBM में एक और मुद्दा भी उठाया जा रहा है कि खान साहब से मेल मुलाकात अकीज़ साहब की या किसी और की करवाई जाए, तो क्या वो CBM भी पूरे होंगे? वो एक शर्त पे पूरे हो सकते हैं। मैंने पहले भी कई प्रोग्राम्स वो में क्या? पिछले हफ्ते ये बात की थी और मैंने ये बात कही कि ये तभी पॉसिबल हो सकते हैं कि जब आप अदालत के ऑर्डर की वायलेशन ना करें, जो कि मुतवातिर तौर पे एक नहीं 12 दफ़ा अदालत के ऑर्डर की वायलेशन की गई। एक तो बयान हल्फी जमा कराएं, अंडरटेकिंग दें अदालत के अंदर कि आपके जो ऑर्डर है उसकी जिसकी हमने खुद अंडरटेकिंग की हुई है और ये कहा है ऑन रोस्ट्रम, उनके अपने सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि हम मीडिया से किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करेंगे अहाते अडयाला के बाहर। तो अडयाला के बाहर तो जो है वो किसी किस्म की मीडिया के साथ इंटरेक्शन और ये वो इंश्योर करें कि नहीं होगी। बाकी शाम में आपके शो में आए, किसी और शो में जाके बैठें, बात करें, बताएं, उसमें तो कोई ऐसी ममानियत नहीं है। लेकिन अडयाला के बाहर ही उस वक़्त क्यों? और फिर एक बयानिया का ये झूठा बयानिया, उसकी जो एक स्टोरी गढ़ना या बयानिया बनाने की कोशिश करना और फिर इजाफी चीज़ें खुद से लगा देना, ये तो कम से कम नहीं होना चाहिए। और फिर वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट की जाती है, एक सिक्योरिटी सिचुएशन भी क्रिएट की जाती है, वो भी आपकी कैमरे की आंख जो है वो बंद कर लेती है। वो आपको बिल्कुल पता चलता है कि ये वहाँ पे हो रहा है। एक अजीरन की जाती है वहाँ के लोकल रिहायशियों की जो ज़िंदगी है। लेकिन उसके साथ साथ एक अंडरटेकिंग जो है सुपरिटेंडेंट अडयाला को भी दें और उनको भी यही यकीन दहानी कराएं कि ये मावराए आइन या कानून जो है कोई काम नहीं होगा। और मुलाकात में भी जो है वो फैमिली के लोग हों, वकला हों या दोस्त अहबाब हों, वो मिल सकते हैं एज़ पर जेल मैनुअल, जेल रूल्स, जो पाकिस्तान प्रेजेंट रूल्स हैं। वो किसी भी पॉलिटिकल जो मुलाकातें हैं उन पे ममानियत है तो वो नहीं होगा। उसके बाद जो है उसके इन ट्रू लेटर इन स्पिरिट जो है वो मुलाकातें एज़ पर रूल्स करें तो बिल्कुल मुलाकातें तो हो सकती हैं। लेकिन इत्तला ये थी कि इस बयान हल्फी के अलावा कुछ अकाउंट सोशल मीडिया से वाबस्ता जो PTI के हैं, खान साहब के नाम पे PTI ऑफिशियल और कुछ बाहर, उनके हवाले से भी इतराज़ात थे कि वहाँ पे जो लबो लहजा इस्तेमाल होता है वो भी बंद किया जाए तो मुलाकात होगी। एक तो आपने बयान हल्फी की बात की, दूसरा मैं ये नुक्ता उठा रहा हूँ कि क्या ये मुद्दा भी आपने रखा हुआ है शर्त के तौर पर? मेरे ख्याल से इस चीज़ का इदराक तो उनको खुद होना चाहिए कि वो अकाउंट्स जो PTI के खैर ख्वाह नहीं है, जो बाहर से ऑपरेट हो के एक झूठा मनगढ़ंत बहुत नहायत ही बिलो द बेल्ट जो एक कमेंट्री या तज्जिया या कमेंट्स कह लें या ट्वीट कह लें या अपना उस पर व्यू पॉइंट देना है उस पर कह लें, और वो तो खैर ख्वाह नहीं हो सकते। ना खान साहब के खैर ख्वाह हैं, ना PTI के खैर ख्वाह हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि उससे ला ताल्लुकी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो एक नहीं मुतअद्दिद बार बैरिस्टर गौर कर चुके हैं और कह चुके हैं कि ये अकाउंट्स जो हैं ये हम नहीं जानते ये कौन है, इन अकाउंट्स में ये कौन लोग हैं। और वो ख़ुद भी इस चीज़ का उनको इदराक है कि ये खैर ख्वाह अकाउंट्स नहीं हैं। ये वो अकाउंट्स हैं जो शायद PTI के लिए जो है वो मुफीद साबित नहीं होते। तो बैरिस्टर साहब, इन अकाउंट्स के हवाले से क्या हुकूमत पाकिस्तान ने इन प्लेटफॉर्म से रजू किया या जहाँ से जिन ममालिक से ये अकाउंट्स ऑपरेट होते हैं उन ममालिक से रब्ता किया? क्योंकि पिछले दिनों वज़ीर दाखिला ने बरतानिया में कुछ अकाउंट्स के हवाले से बात की थी। जी, गाए बगाए रब्ता रहता है और बिलखुसूस जो एंटी स्टेट एक्टर्स हैं या एंटी स्टेट नैरेटिव पेडल करते हैं जो अकाउंट्स, उनके ख़िलाफ़ तो बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है और हमारे पास अपने मैकेनिज़म्स भी हैं उनको ब्लॉक वगैरह करने के। लेकिन उसके साथ साथ जो जिन जिन प्लेटफॉर्म से वो हैं और बिलखुसूस टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के हवाले से CT एफर्ट्स के फर्दर जो एक स्ट्रेंथनिंग जो प्रोसेस है उस हवाले से हमने बिल्कुल निशानदेही की है इन अकाउंट्स की। और हम बिल्कुल एक राब्ते में हैं उन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स के हवाले से भी उनके साथ कि ये अकाउंट्स इनकी राइट। अब मैं ज़रा दूसरा मुद्दा भी आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, दूसरा मुद्दा भी सामने रखना चाह रहा हूँ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब, और मुझे याद पड़ता है जब 27वीं तरमीम आ रही थी तो आपने सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में ये खबर दी थी और बाद में बाकी मीडिया पे वायरल हुई। तो ख्वाजा साहब ने बड़ी अहम स्टेटमेंट आज दी है और वो ये है कि 18वीं तरमीम जो है वो ढकोसला साबित हुई है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत वक्त को इदराक हो रहा है कि 18वीं तरमीम कारगर साबित नहीं हो सकी। ये मैं तो इसका मफहूम ये समझूंगा। और फिर साथ फ़ारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि ईद के बाद एक तरमीम आ रही है जिसमें हमारी शिकें भी शामिल हैं। तो इन दोनों का मजमुआ मैं वज़ीर ममलिकत के सामने रख रहा हूँ, यानी वाकई ईद के बाद कोई नई तरमीम आ रही है जिसे 28वीं तरमीम कहा जाएगा?
देखिए, मैं वक्त से पहले कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। अच्छा। हाँ, अलबत्ता ज़रूर आज जिस चीज़ का की तरफ इशारा दिया गया है, ये जो चीज़ें जिनका एक इदराक है कि उस वक्त भी 27वीं के वक्त भी जो है एक निसाब, जो तालीमी निसाब है उसके हवाले से, सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से हमारी कोशिश थी, पॉपुलेशन के हवाले से भी हमारी कोशिश थी। ये तो ढकी छुपी चीज़ें नहीं, ये तो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। किसी एक सियासी जमात का एजेंडा तो नहीं था, ये तो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं जो हमने उस वक्त भी कोशिश की। और उसके साथ साथ बिल्कुल ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है, हमारे इत्तेहादी हैं MKM वाले, और हमने वज़ीर आज़म में भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उनको बिल्कुल बावर करवाया कि ये आपकी लेजिटिमेट डिमांड है, ये बिल्कुल आप बात दुरुस्त कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम का असल मकसद तो यही था, जो आज वज़ीर दिफा ने भी ये बात दोहराई कि लोकल जो बॉडीज़ हैं या लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको एम्पावर करना था, उनको जो है अपलिफ्ट करना था, और उनको जो है जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि वफाक से लेके आप सूबों की हद तक दे दें और फिर सूबे जो हैं वो उससे फर्दर डिवॉल्व ना करें, तो उसकी फर्दर डेवोल्यूशन होनी चाहिए। ये मैं ज़बान से आम है, मैं कहता हूँ कि मेरा काम नहीं है बसीयत MNA कि मैं गली भी देखूँ, मैं नाली भी देखूँ, मैं सीवरेज का भी निज़ाम देखूँ, मैं क्या क्या देखूँ, यहाँ पे पॉलिसी पे भी काम करूँ, इंटरनेशनल फ्रंट्स पे भी काम करूँ, नेशनल फ्रंट पे भी काम करूँ। ये काम जो लोकल इश्यूज़ हैं, बिलखुसूस जो लोकल गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, गली नाली, पानी, सीवरेज, ये तो तमाम वैसे साहब, चीज़ें, ये कोई लोकल अकील साहब, गवर्नमेंट का ही काम है और अकील उनको मलिक साहब, हमें ये करना ये चाहिए। ये इन मसाइल का हल तो फिर ये जो कमी कोताही जिसकी आप निशानदेही करें, ख्वाजा साहब करें, ये तो उसी सूरत हल होगा ना जब उन कोताहियों को जहन में रख के एक बेहतर फार्मूला एक नई तरमीम की सूरत में आए। नई तरमीम के बगैर तो आप इनको एड्रेस नहीं कर सकते। बात तो आपने दुरुस्त की है, और 140A की भी बात यही थी जब हमारी काफ़ी डिटेल डिलिबरेशंस हुई, लॉ एंड जस्टिस की जो कमेटी थी, और उसमें डिटेल डिलिबरेशंस यही थी, क्योंकि ये मामला ऑलरेडी कमेटीज़ में, नॉर्मल कमेटीज़ में पेंडिंग था। फिर स्पेशल कमेटी जो तरमीम के वक्त पे आई, जब तरमीम जो है दोनों हाउसेस की कमेटीज़ को रेफ़र हुई और वहाँ पर जब डिलिबरेशंस हुई, तो हमने बिल्कुल इत्तफाक किया, हम तो आज भी इत्तफाक करते हैं 140A के ऊपर। और उस पर फिर बिलावल साहब ने भी बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर भी की थी, आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं इस चीज़ से गालबन इन सो मेनी वर्ड्स, मैं मुझे उसका लुबे लुबाब अगर कह लें, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इकट्ठे काम करने के लिए तैयार हैं और इस पे बातचीत हो सकती है। अब देखें कि वो प्रोसेस कितना आगे बढ़ता है, क्या मामला होता है, क्योंकि डेवोल्यूशन तो होनी चाहिए, और डेवोल्यूशन ही जो है वो हकीकी मानों में अवाम की फतह होगी। फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि ईद के बाद तरमीम आ रही है, इसमें हमारी शिकें शामिल है, और उनकी शिकें ऑब्वियसली आपको भी पता है मेनली वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर और बल्दियाती निज़ाम और दीगर मामलात के हवाले से जुड़ी हैं। साथ उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि एहसन इकबाल साहब ने हमें लिख कर दिया कि तरमीम सिर्फ टेबल हो जाएं, पीपल्स पार्टी के बगैर भी पास हो जाएंगी। यानी इत्तेहादियों के साथ कहीं ना कहीं इस मामले के ऊपर, नई तरमीम के ऊपर कोई इत्तफाक़ी राय तो है ना आपका जी? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी के बगैर वो पास हो जाएं। पीपल्स पार्टी की नेशनल असेंबली में वो हमारे बड़े इंपॉर्टेंट इत्तेहादी हैं, उनकी कंसेंसस के बगैर एक जो एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस डेवलप करना है, उसके बगैर तरमीम पॉसिबल नहीं है। ये वैसे अगर कोई कह रहा है, ये क्यों कह रहा है मुझे तो समझ नहीं आती, और उनके बगैर ये पॉसिबल इसलिए नहीं है, 74-75 नेशनल असेंबली में उनकी वोट्स हैं और 26 वोट्स उनकी सेनेट में हैं, तो 2/3 अक्सरियत आपको दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में चाहिए, और वो मुमकिन नहीं है पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर। तो उनको जो आप ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस है इस चीज़ के ऊपर, उस पर कायल करना ज़रूरी है। तमाम दीगर इत्तेहादियों को मिल के, इस बड़े इत्तेहादी को, कि वो कम अज़ कम इस चीज़ की सेंसिटिविटी और इस चीज़ की कम अज़ कम ग्रेविटी को समझें कि लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को इन इट्स ट्रू सेंस हमें एम्पावर करना है, ना कि लफाजी के तौर पे, और फिर भी वो इख्तियारात जो हैं हम ऊपर अपनी पास रखें। हमें इख्तियारात रखने का कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि ये अवाम के मफाद की बात है, और अवाम के मफाद की बात जो है वो तभी पॉसिबल होगी जब इख्तियारात की तरसील जो है निचले लेवल तक जाएगी। वैसे साहब, इसका मतलब है कि हुकूमत यानी निज़ाम के हाँ ये इदराक है कि नीचे तक इख्तियारात जाने चाहिए, जिन्हें बल्दियाती निज़ाम कहते हैं। तो अगर NFC का मुद्दा या नए सूबों की बहस जिस पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ है, अगर वो मामला हट जाते हैं और ये प्योरली इससे जुड़ी कोई तरमीम आती है और निज़ाम भी उसके बारे में इदराक कर रहा है, तो फिर इसका इम्कान तो खारिज नहीं है ना जी? नहीं, मैं तो आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप फारूक सत्तार साहब से पूछें कि छोटी ईद या बड़ी ईद, क्योंकि उन्होंने कहा तरमीम आ रही है, ईद के बाद आ रही है, छोटी ईद के बाद आ रही है, बड़ी ईद के बाद आ रही है, कौन से साल में आ रही है? फिल वक्त तो ये देखें ना, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है।
और हमें जब जब हुकूमत को इदराक होता है कि इस कानून में बेहतरी हो सकती है और यहाँ पे कंसेंसस बिल्ड किया जा सकता है, तो हम वक्त जो है उन पर काम कर रहे होते हैं बाज़ाब्ता तौर पे या अदरवाइज़। ये चीज़ें तो चल रही होती हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब मैं आपको ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता कि वो छोटी ईद से पहले या बड़ी ईद से पहले या उसके बाद आ जाएगी। जब कंसेंसस डेवलप हो गया तो 28वीं तरमीम आ जाएगी। ठीक है, 28वीं तरमीम आ सकती है और कंसेंसस के बाद आएगी। लेकिन इन दिनों आपने एक नई बहस देखी होगी कि वोटर की उम्र 18 से 25 बरस करने के ऊपर भी गौर हो रहा है। कई लोगों ने इसके ऊपर इजहार ख्याल किया, मैंने भी चेक करने की कोशिश की। क्या वाकई फैसला साजों के यहाँ कोई ऐसी सोच पाई जाती है कि वोटर की उम्र बढ़ानी चाहिए, 18 की बजाय 25 करनी चाहिए? हालांकि पूरी दुनिया में कोई एक भी ऐसा मुल्क नहीं है जहां वोटर की उम्र 25 बरस हो। देखें, ये मैं नहीं समझता क्योंकि ऐसी सोच पाई जाती है। ये अफवाहों की हद तक बिल्कुल दुरुस्त बात हो सकती है कि अफवाहें हैं और अफवाहों ही ने ये जन्म लिया है और क्यों लिया है और कैसे लिया है। ये बहस अभी पिछले कुछ दिनों पहले छिड़ी थी कि हर रोज़ जो है वो गालबन 18,000 वोटर जो है वो एक सिस्टम में इंक्लूड हो रहा है एंड सो ऑन सो फोर्थ। मेरी ये तमाम तर इस बात पे जो राय है, मैं जो समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। हाँ, 18 साल जो है 18 से 21 हो सकते हैं, लेकिन 25 वाला मुझे नहीं लगता कि 25 साल तक जो है। और वैसे भी जो है 18 साल पे जब शनाख्ती कार्ड बन जाता है तो मेरे ख्याल से वो तमाम चीज़ों के लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है, अकाउंट ओपन करने के लिए, दीगर चीज़ों के लिए। अकील साहब, आप खुद कानूनदान हैं, हम तो 21 से 18 में आए 73 के आइन के बाद, और उन चंद एक ममालिक में से जिससे सबसे पहले 18 साल की उम्र को वोटिंग का हक दिया। तो अब हम 18 से 21 का क्यों सोच रहे हैं? उसकी क्या मंतक क्या है अगर सोच रहे हैं तो? नहीं, सोच नहीं रहे। मैंने वैसे आपसे एक बात की कि अगर दीगर ममालिक को देखें, अमेरिका फॉर एग्जांपल, फॉर सर्टन चीज़ों के लिए उनकी उम्र 21 है। इसी तरह जो है मेरा तो अपना ज़ाती तौर पे ये मानना है, और मैं अगेन मेरा एक ज़ाती व्यू है कि 18 साल पे जब आपको शनाख्ती कार्ड मिल जाता है, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप दीगर चीज़ें आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको हर किस्म का राइट होना चाहिए। तो मेरा तो अपना ज़ाती जो एक व्यू है उस पर मैंने आपको रख दिया। हुकूमत का अभी कोई व्यू फॉर्म नहीं हुआ इन तमाम चीज़ों पर, और ये अफवाहें हैं और अफवाहों की हद तक ही ये है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अमेरिका समेत बरतानिया, पूरी दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस उनके पास 18 साल की वोटिंग का हक है। माँ सिवाय 5-10 ममालिक हैं, कुवैत हो गया, सिंगापुर और कुछ अफ्रीकन ममालिक, जहाँ पे उम्र की हद 21 बरस रखी गई है। और हत्ता कि स्कॉटलैंड में तो कुछ मामलात में वोटिंग की उम्र जो है 16-17 बरस को भी वो वोट करने देते हैं कुछ सर्टन मामलात में। तो ये मेरा समझने का मतलब ये है कि आखिर ऐसी सोच आई क्यों, उसकी बुनियाद क्या है? नहीं, सोच तो नहीं है हुकूमत के पार्ट पे, ना ही कहीं और कोई सोच है। ये मेरे ख्याल से एक अफवाहों का बाजार गर्म है, और अफवाहें ही हैं कि 18 से 25 की जा रही है। क्योंकि मैं समझता हूँ हकीकी मानों में, क्योंकि मैं खुद यूथ से जुड़ा हूँ, यूथ की नुमाइंदगी भी करता हूँ, तो यूथ की तरफ से बड़ी रिजेंटमेंट आएगी अगर कोई ऐसी चीज़ जो है वो की जाती है। और ये वैसे भी इन एनी केस एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही आपको तमाम तर मामला जो है देखना पड़ेगा। ये कानून साजी के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह उसमें इफेक्टिवली आप इस चीज़ को एड्रेस करें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सोच पाई जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विद यू। बिल्कुल ठीक। जाने से पहले मुख्तसर, अब चूंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन आ चुके हैं, तो एक बड़ा पेंडिंग इशू है काफ़ी अरसे से, और वो है चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती। तो क्या अब हम समझें कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मिलकर हुकूमत पहले मरहले में चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती करने जा रही है? मैं उम्मीद करता हूँ वो हो जानी चाहिए, और उसकी वजह यह है कि एक कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर तो ज़रूर किया हुआ है, लेकिन क्योंकि उनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है, तो अब ये मामला जो है, शायद ये रिजिडनेस या रिजिडिटी जो है वो नए लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से नहीं आएगी, जो पिछले करते रहे या दिखाते रहे। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये मामला जो है हल तलब हो जाएगा, और जैसे ही वज़ीर आज़म बाहर से वापस आएंगे, डाइवोर्स के दौरे से वापस आएंगे, तो ये मामला भी अच्छे तरीके से ये हो जाना चाहिए सेटल। वैसे साहब, आपने प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया, डिवोर्स के हैं, बड़ा अहम वो प्लान है, पाकिस्तान उसका हिस्सा है और ममालिक हमारे दोस्त उसका हिस्सा हैं, और एक नया इत्तेहाद बन रहा है। ज़ाहिर बात है हमें वहाँ मौजूद होना चाहिए। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को इरादा रखते हैं, हुकूमत इरादा रखती है कि उस सिलसिले में पार्लिमान को ऑन बोर्ड लिया जाए या अवाम को ऑन बोर्ड लिया जाए किसी तरह? देखें, एक तो जो आपने पीस के हवाले से जो वो बोर्ड ऑफ पीस है जी, उसके हवाले से अगर आप सवाल जो कर रहे हैं, तो उस हवाले से बिल्कुल इन्विटेशन आई है, और दफ्तर ख़ारजा ने भी इस पर वाज़े तौर पे बता दिया है।
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जो बेहतर होगा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है वो बिल्कुल देखेंगे और वहाँ पे जो भी डिस्कशन होंगी वो आवाम को एतमाद में लेंगे और जो भी फ़ैसला होगा वो पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान के फ्यूचर से इंशाल्लाह जुड़ा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वो वापस आएँ और वहाँ पे जो भी बातचीत हो तो आवाम को वो ज़रूर आगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए क़ानून इंसाफ, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। बड़ी अहम 2-3 चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। उन्होंने कहा अगर गौर हुआ तो 18 से 21 का है। फिर इस स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल हुकूमती हलकों में वोटर की उम्र बढ़ाने के ऊपर किसी किस्म का गौर नहीं हो रहा, ये अफवाहें हैं। और फिर जो नई तरमीम का जिक्र उन्होंने किया, फ़ारूक सत्तार साहब का दावा, उसमें उन्होंने कहा कि छोटी ईद या बड़ी ईद ये पूछ लें आप उनसे। अलबत्ता इस बात पे कंसेंसस उनका था, एतराफ़ उनका था कि जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, निचली सतह तक जो जाना इख्तियारात को बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए, उस सिलसिले में हुकूमत और निज़ाम के यहाँ यकसुई पाई जाती है कि ऐसा होना चाहिए और वो उसी सूरत होगा जब इत्तेहादी हमारे साथ ऑन बोर्ड आएंगे। यहाँ नाज़रीन प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हमने जहमत दी है साबिक़ गवर्नर सिंध, सीनियर सियासतदान जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब को। ज़ुबैर साहब, बहुत ही अफसोसनाक कलमी है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। फिर मुल्क की सियासत भी ज़ाहिर बात है ज़ेर बहस आएगी। अपोजिशन लीडर्स की तायुनाती के नोटिफिकेशन हो चुके हैं, आगे यहाँ से सिलसिला कैसे बढ़ेगा ये तो बात की बात है। लेकिन पहले सानह कराची गुल प्लाजा, उसके ऊपर मुसलसल हम भी बात कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं, हम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी देख रहे हैं। MQM हो, पीपल्स पार्टी, एक दूसरे को मरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, एक दूसरे को ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। यू बिलोंग फ्राम दैट सिटी, व्हाट वेंट रॉन्ग सर? क्या वजह है कि अभी हम देख रहे थे दुनिया भर में जो बड़े शहर हैं वहाँ पे आबादी के हिसाब से फायर स्टेशन कितने होते हैं। तेहरान की मिसाल ले लें, 400 से ज़ायद फायर स्टेशन है। ढाका में हमसे कहीं ज़्यादा, कराची में सिर्फ 30 हैं, दिल्ली में 60-70 के करीब है, उससे ज़्यादा होंगे, आबादी कम है। व्हाट वेंट रॉन्ग विद दिस सिटी जो कि 60-70 की दिहाई तक दुनिया के सामने एक मिसाल थी और ये 3 खरब से ज़ायद का टैक्स सालाना देता है पूरे मुल्क को। अभी आपने खुद ही मेरा ख्याल है उस सवाल में आपका जवाब है। ढाका की एग्जांपल दी, दिल्ली की एग्जांपल दी, दे आर कैपिटल्स, कराची इज नॉट। कराची में पाकिस्तान में कराची की कोई हैसियत नहीं है। जो हमारी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके लिए कराची का टोटल इंडिफरेंस है। और मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ किस तरह से इंडिफरेंस है। सबसे बड़ा शहर है, फाइनेंशियल हब है और सबसे ज्यादा इलेक्टोरल सीट्स एट स्टेक कराची में होती हैं। 67 प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली की। आप पिछले 2024 का इलेक्शन उठा के देख लें, PMLN के लीडरशिप के टॉप 20 लीडर्स में, 25 लीडर्स में एक भी आया हो विजिट करने। सो मच इज द लेवल ऑफ इंडिफरेंस। पीपल्स पार्टी के लिए कराची कोई हैसियत नहीं रखता, तो उनको सिर्फ इंटरेस्ट है इंटीरियर सेल से वोट लेने का, एंड कराची उनके लिए एक फॉरेन लैंड है। सो आपने कहा कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, बिल्कुल। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी शहर की हैसियत है तो वो कराची है, लाहौर नहीं है, इस्लामाबाद नहीं है। रेवेन्यू जनरेशन यहाँ होती है। इट्स अ नेचुरल सिटी फॉर बिजनेसेस। सारे फॉरेन मल्टीनेशनल्स के हेडक्वार्टर्स यहाँ हैं, सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर्स यहाँ हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यहाँ है, स्टॉक एक्सचेंज यहाँ है, कॉटन एक्सचेंज यहाँ है। ये जो सारे हैं ना, आया चुंदरीगढ़ रोड आके देख लें, 50 साल पहले की तस्वीरें निकाल लें और आज की, उससे बदहाली आपको पता चल जाएगा। हम जब आते हैं इस्लामाबाद या लाहौर जाते हैं तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा है। कराची में ये जो वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है, ये जो आज वाकया हुआ है, 2 दिन पहले जो वाकया हुआ है गुल प्लाजा का, ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। ये वो शहर है, फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का, जहां गटर के ढक्कन का बंदोबस्त नहीं है। यानी कि गटर के ढक्कन। और ये सीरियस इसलिए है कि बच्चों की अब बात होती है। यहाँ रोडें टूटी हुई हैं। यहाँ ये वो शहर है जहां पानी का बंदोबस्त नहीं है। आज से 15 साल पहले भी टैंकर माफिया का जिक्र होता था और आज भी टैंकर माफिया राज करते हैं। मैं अपने पर्सनल घर की एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं कोई प्रिविलेज नहीं लेना चाहता, बट आई हैव टू बैग इज द वर्ड कि 14-15 हज़ार रुपए का हर हफ्ते टैंकर मंगवाने के। नहीं, मैं समझा नहीं। आप साबिक गवर्नर हैं, आप यू हैड बीन देयर इन सिटी से आपका ताल्लुक है। आप कह रहे हैं कि आपको भी पानी नहीं मिलता, तो पानी कैसे लेते हैं? नहीं मिलता, बिल्कुल। मैं तो आप देख रहा, मैं पोश इलाके में भी रहता हूँ और प्रिविलेज भी हूँ, लीड से भी ताल्लुक है, पानी नहीं मिलता। तो पानी का उसूल कैसे आपको मुमकिन बनाते हैं? आ रहा होता हूँ, जो ऐसे इलाके हैं जामी, जहां पानी उनके लिए तरसते हैं लोग।
बिकॉज दे कांट बाय टैंकर्स, बिकॉज टैंकर्स आर एक्सपेंसिव। यानी कि पानी अवेलेबल है, लेकिन एक ऐसा माफिया राज कर रहा है जिस पर अब एमक्यूएम बिल्कुल कसूरवार है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल कसूरवार है। और उसके अलावा जितने भी यहाँ पीएमएलएन चाहे फेडरल हुकूमत में हो, उन्होंने क्या कर लिया आप मुझे बता दें, क्या किया कराची में? कराची में तो इतनी बुरी, अब आप कह रहे हैं ना मैं कराची का रहने वाला हूं, मैंने तो यहाँ 1972 से जब से होश संभाला और एक कॉलेज में गया, तो मुझे तो उस वक्त से पता कराची कि हमने बदहाली कैसे गिरते 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 यहाँ लाकानूनियत भी हुई, यहाँ लाशें भी उठती रही, खून बहा, मतलब क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। So this is the state of affairs. जुबैर साहब मैं आज देख रहा था कादिर पटेल साहब कह रहे थे ये जो गुल प्लाजा की जिक्र हो रहा है, इसका कंप्लीशन प्लान भी मैं कल डिस्कस मीडिया में मंजर आम पर आ चुका है, कितनी इजाज़त थी और कितनी दुकानें ज़्यादा बनी। लेकिन आई जस्ट हर्ड कि कादिर पटेल साहब कह रहे हैं कि एक मंजिल की मंजूरी जो थी ना, वो एमक्यूएम के ऊपर वो डाल रहे हैं कि उनके बानी और उनके गार्ड्स और उनके ज़िम्मेदारों की वजह से हुई। और ये बल्दिया टाउन वाला जब वाक़या हुआ था ना 5 साल पहले, हर साल कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आता रहा है। तो मैं बल्दिया टाउन के वाक़े से आज दिन तक देख रहा हूँ बीइंग ए जर्नलिस्ट कि दोनों पार्टियां कहती हैं नहीं वो आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी वजह से ये हुआ, वो कहते नहीं आपकी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदार है कौन? टू बी फेयर पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि 18 साल से वो हुकूमत कर रहे हैं सिंध में, तो वो इस चीज से परिजिम्मा नहीं हो सकते। लेकिन अगर कराची की तबाही शुरू हुई है, तबाही वो एमक्यूएम के आने से और उनके पावर में आने से हुई थी। मिड 80s तक कराची वाज अ पीसफुल ब्यूटीफुल बिजनेस डायनेमिक सिटी। और ये जो आप बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वगैरह में जो राज रहा है ना, जिसमें हर गैर कानूनी चीज का अप्रूवल, क्योंकि अब हम अगर बोलेंगे भी नहीं तो फिर तो फायदा ही कुछ नहीं ना। बहुत नाराज होंगे एमक्यूएम के दोस्त हमारे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आज अल्ताफ हुसैन को आज कोई नहीं मानता ना। सारी ये एमक्यूएम के लीडर्स जो असेंबली में भी बैठे सारे उसको गालियां, जो पहले तो सारे उसकी पांव छूते थे। जी भाई क्या कुछ नहीं होता था। अब क्या मुस्तफा कमाल क्या कहता कि अल्ताफ हुसैन क्या करता था, बोरी बंद लाशें निकलती थी, किसके कहने पर? अल्ताफ हुसैन। तो मुस्तफा कमाल तो उसका हिस्सा थे। क्या कुछ नहीं हुआ इस शहर में? कितना खून बहा? सारे चुप करके बैठे थे, सारे उसमें शामिल थे। तो ये देखें, एमक्यूएम सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, सबसे ज्यादा वोट उन्होंने कराची से लिए हैं। कराची में उनके लिए ज्यादा हैसियत थी, उनका ज्यादा कंसर्न होना चाहिए था बनिस्बत पीपल्स पार्टी के, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इंटीरियर सिंध से जीत लें और सिंध की हुकूमत ले लें। मेरे साथ रुके ना जरा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ जुबैर साहब, फिर इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि कराची को क्यों इग्नोर किया जाता है, जिम्मेदार कौन है। जुबैर उमर साहब से गुफ्तगू हो रही है। तो जुबैर साहब बात यहाँ टूटी थी कि 18वीं तरमीम हो गई, पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है, सूबों को इख्तियारात चले गए। आज विफाक में ख्वाजा साहब ये फरमा रहे थे कि ये तो ढकोसला साबित हुई है। और आज मेरी कुछ देर पहले बैरिस्टर अकील से जी प्रोग्राम बात हुई, वो कहते हैं जी बिल्कुल हमारे यहाँ ये इदराक है कि इस तरमीम के वो फ़वाइद नहीं हो सके और डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए, जिसके लिए सोचा जा रहा है कंसेंसस पैदा किया जाए। ये है ताज़ा स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट इन पावर। सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ को ये बताना चाहिए कि जो 29 मेंबरान थे जिनको सबसे बड़ा नेशनल सिविलियन अवार्ड दिया गया था 18वीं तरमीम पर, उसमें 5-6 पीएमएलएन के थे, जिसकी सरबराही वो रजा रबानी के बाद जो थे वो इसहाक डार साहब कर रहे थे। तो आपने तो ब्रेक थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा था कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक नई तारीख लिखी जा रही है। और मैं बिल्कुल आज भी उस बात से एग्री कर रहा हूँ, आज भी मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ। तो पहले तो अपने अवार्ड से वापस करें ना, कि मुल्क के साथ जो आपने किया है, खिलवाड़ किया है, कि 20 साल के बाद आपको याद आया कि वो तो बड़ी खराब तरमीम थी, बड़ी खराब। तो आप होश में कभी होते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब तो एस्टैब्लिशमेंट की वो क्लास लेते थे, पूरी की पूरी पीएमएलएन। अभी 2022 के बाद उनको यही याद आ गया कि सबसे सिविलियन बालादस्ती तो कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए। अब उनको याद आ गया कि 18वीं अमेंडमेंट जो है बड़ी खराब हो गई है, अब उसको ठीक होना है। क्योंकि वो खुद नहीं समझते, उनको कहां से अभी से ख्याल आ गया? उनके ऊपर प्रेशर है, बिकॉज दे हैव नो लेजिटिमेसी। अगर किसी की पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की लेजिटिमेसी होती ना, अपने वोटों से आया होता है, तो वो कभी भी इस किस्म की चीजों में इस तरह से आगे बढ़ के बात नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ 49,000 या क्लोज टू 50,000 वोटों से हार चुके थे रिहाना डार से। उनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। 2018 में वो कहते हैं कि जी
जनरल वो कौन है बाजवा ने पता नहीं उनको फोन करके कहा था कि मुझे यहाँ हरवाया जा रहे हैं वोट है। तो ये इसका कोई बंदोबस्त नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि 18वीं तरमीम में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। जनरल बाजवा तो आपके भी दोस्त थे, जुबैर उमर साहब। चेंजेस जनरल बाजवा तो आपके भी दोस्त थे, आपकी भी राह रस्म थी उनके साथ। मैंने नहीं उनको कहा था कि ख्वाजा आसिफ को जितवाएं। जारी बात है, आपकी फरमाइश किसी और नौयत की होगी ना, आप तो इलेक्शन नहीं लड़े थे। मतलब इलेक्शन मतलब मैं भाई अगर कुछ खराबी हो रही थी 2018 के इलेक्शन में तो ख्वाजा आसिफ शुड हैव रैंक द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। असूल की तो बात ये है ना, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को छोड़ के आर्मी चीफ को फोन नहीं, उन्होंने देखे ना, उन्होंने चीफ को ही रैंक द चीफ एक्चुअली। मैं जुबैर साहब जरा कता कलामी कहा जाए कि चूंकि 18वीं तरमीम का मुद्दा मैंने आपके सामने रखा ना, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान और फारूक सत्तार साहब के बयान था, तो कमर जमान कायरा साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके मैंने थोड़ी देर के लिए जहमत दी है। कायरा साहब, ख्वाजा साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम तो ढकोसला साबित हुई, इख्तियार सूबाई हुकूमतों में मुर्तकिज़ हो गए और बैकग्राउंड जो भी था उनकी गुफ्तगू का आपके सामने ही है। फिर फारूक सत्तार साहब कह रहे थे कि ईद के बाद तरामीम आ रही हैं और हमारी उसमें शिकें शामिल हैं। एहसन साहब ने लिख के दिया है कि सिर्फ तरामीम टेबल हो जाए, पीपल्स पार्टी के बगैर भी पास हो जाएंगी। ये नून लीग तो 18वीं तरमीम में आपके साथ ही, भी जुबैर उमर साहब भी उसका हवाला दे रहे हैं, इसहाक डार साहब का जो वक्त था। तो व्हाट वेंट रॉन्ग, आज क्यों कहने पे मजबूर हो रहे हैं, क्या मसला हुआ कि वो ढकोसला कह रहे हैं 18वीं तरमीम को? ख्वाजा साहब ने एक वेग सा बयान दिया है, मैंने भी सुना, और वो बयान बुनियादी तौर पे तो इतना ही है कि 18वीं तरमीम जो है वो फ्रूट्स नहीं दे सकी। पहली गुजारिश तो ये है कि जब भी कभी आपने, ये कौमी कंसेंसस है 18वीं तरमीम, क्योंकि इस पे मुस्लिम लीग ने और शायद ख्वाजा साहब भी उसके मेंबर थे, उन्होंने डेलिब्रेशन में भी हिस्सा लिए थे और उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी उनकी थी उस वक्त जब ये तरमीम पास हुई, तो उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। अब अगर उसमें समझते हैं कि कुछ चीजें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पूरी नहीं हुई, तो शायद ही कोई कानून दुनिया का ऐसा हो जिस तरह बनाया जाए वो फौरी तौर पे या कुछ अरसे के अंदर ही रिक्वायर्ड ख्वाहिशें पूरी कर दे। पाकिस्तान का आइन बनाया गया इस ख्वाब के तहत, इस सोच के तहत कि मुल्क को जमहूरी तरीके से आइन के तहत चलाना है। अब मुल्क में आइन पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो पाया, तो क्या उसका जवाब यह है कि हम आइन को तब्दील, आइन खत्म कर दें? ये तरीका है? तरीका ये होगा ज्यादा अच्छा कि आप उस पे जो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन, आप ये बताइए कि ये तरमीम की थी, ये सोच थी उसके पीछे, और ये सोच पूरी तरह डिलीवर नहीं कर सकी। अगर ये काम किसी सूबे में सही नहीं हुआ तो उसकी भी वजाहत कर दें, क्योंकि हो सकता है जिस मामले को एक जमात दुरुस्त ना समझ रही हो, बाकी लोग मुल्क के उसको दुरुस्त समझ रहे हो। ये तो आरा है ना डिफरेंट। ठीक, तो ख्वाजा साहब को ये हक हासिल है आइन के ऊपर या आइन की किसी तरमीम के ऊपर ऑब्जेक्शन करना, कोई चंबे की बात नहीं है, उनका हक है। अगर माजी में उन्होंने वोट दिया और आज वो समझते हैं कि उसके फ्रूट नहीं आए, तो वो दूसरे दोस्तों के सामने रखें, वो कौम के सामने रखें, बाकी जमातों के सामने रखें, ताकि जमातें उस पर अपनी राय दें और फिर उसके मुताबिक आगे बढ़ें। किसी एक शख्स या किसी एक जमात के कह देने से तो सारे फ्रूट्स के ऊपर बहस नहीं हो सकती। कायरा साहब, जुबैर उमर साहब भी आपको सुन रहे हैं, मैं आपका वक्त मजीद थोड़ा सा लूंगा। आपका हालिया दिनों जो बयान था 18 साल की उम्र वाला जो मुद्दा ज़ेरे बहस आया, अभी आज ही मेरे प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील मलिक कह रहे थे ऑन रिकॉर्ड कि नहीं ऐसी कोई सोच नहीं पाई जाती, तो हम शायद 18 से 21 के ऊपर गौर हो सके। अभी उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये तस्दीक शुदा अमर नहीं है। तो ये आपके बयान से जो सोशल मीडिया पर तासुर बना, मैं वो बयान करना चाह रहा हूँ कि एज इफ़ कि यू आर ट्राइंग टू सपोर्ट और एडवोकेट दिस थीसिस और दिस आर्गूमेंट कि हाँ होनी चाहिए। क्या आपका मफहूम यही था? आप वाकई चाहते हैं कि वोटर की उम्र 18 से बढ़ जाए? मैंने इसलिए पूछा कि वजाहत कर दें आप। पहले तो ये समझना चाहिए कि जी क्या मैंने कोई पार्टी पॉलिसी की बात की थी, ठीक, या मैंने अपने तौर पर किसी तकरीर में अपना मुद्दा बयान किया, या एक मुझसे सवाल किया गया कि ये एक तरमीम हम सुन रहे हैं। मैंने बड़ा रजिस्ट किया उस पर कि मैं सुनी सुनाई बातों पे बात नहीं किया करता। फिर उन्होंने कहा जी, मैंने कहा मेरी जमात का मौक़िफ़ तो जमात ही दे सकती है ना, मैं अकेले तो नहीं दे सकता। और मैं तो यूथ को एम्पावर करने वाला बंदा हूँ। मैं तो समझता हूँ कि मेरी यूथ को
भरपूर तरीके से तालीमी सरगर्मियों में भी और फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी अपना रोल अदा करना है, बिल्कुल करना चाहिए, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। जब उन्होंने बार बार इस पे इसरार किया तो मैंने कहा जी अगर मुझसे मेरी जाती राय पूछें तो मैं ये समझता हूँ कि 18 साल की उम्र में बच्चा जो है वो मैट्रिक या ओ लेवल का स्टूडेंट होता है अप्रोक्सीमेटली, और ये उम्र, मैंने अपने बेटे की मिसाल दी, मैंने कहा मेरा बेटा जब मैट्रिक में था या वो ओ लेवल में था या बेटी मेरी थी, तो उनका जो लेवल था अंडरस्टैंडिंग का वो ये नहीं था कि हमारे घर का कारोबार क्या है, कैसे चलना चाहिए, कौन बेहतर है, चाहे जाए कि मुल्क के अंदर होने वाली पॉलिसी, वोटर ने करना क्या है, वोट क्या है, वोट आपने डालना है बुनियादी तौर पे किसी फर्द को चुनने के लिए, और वो एक वोट के फैसले से भी हो सकता है, और एक वोट के से फैसले से एक शख्स मुंतखब होता है, वो एमएनए भी हो सकता है, वो कल वजीर भी बन सकता है, वो वजीर आजम भी हो सकता है। लिहाजा आपके इस वोट से मुस्तकबिल की हुकूमत बनी है, कौन क्या है, किस जमात की क्या पॉलिसीज हैं। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स अभी जो मैंने जनरली देखा, हो सकता है मेरी राय दुरुस्त ना हो, लेकिन कायरा साहब पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे वोटर की उम्र 25 बरस हो। 8-10 ममालिक हैं जहां 21 बरस उम्र है, कुवैत, सिंगापुर और 3-4 अफ्रीकी ममालिक हैं, और पाकिस्तान उन चंद एक ममालिक में से है जिसने बहुत जल्द 18 साल की उम्र का हक दिया था 73 के बाद। मैं आपका काउंटर कर सकता, देखिए ना आपने मुझसे सवाल किया कर लिया, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, मुझे उसके ऊपर जवाब वजाहत तो पूरी कर लेने दीजिए। जी गुजारिश है कि मैंने यही बात कही कि मेरे जाती दानिश में, और मुझे हक हासिल है, आपको हक हासिल है कि आप 18 साल का कहें, आप 20 साल का कहें, आप 30 साल का कहें, मुझे हक हासिल है, मैं हूं, आप हो, दूसरा हो, तीसरा हो, ये जमहूरी अंदाज है। हो सकता है मेरी राय से अक्सरियत इख्तलाफ करे, बिस्मिल्लाह, उनका हक है। मैं कोई ये कह रहा हूँ कि इसको पास करे, मैंने कोई तजवीज दी है, मैंने एक सवाल को काउंटर करते हुए अपना जाती ख्याल या तजर्बा बयान किया, उससे बाकी लोगों का इख्तलाफ हो सकता है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब कायरा साहब, आपकी राय आ गई। सर, योर टेक ऑन दिस नोशन सर, ये जो अफवाह फैली हुई है 18 से 25 वाली, सिर्फ एक वजह से बात हो रही है, ये थिंकिंग डेवलप कहाँ हुई पीटीआई को रोकने के लिए। देखिए बात ये है कि मैं कायरा साहब की वजाहत सुन रहा था, और हो सकता है वो बिल्कुल सिंसेयर हो वो उनकी सोच इस सिलसिले में, लेकिन कायरा साहब को हमारी बिटर हिस्ट्री पता होनी चाहिए, खास तौर पर रीसेंट हिस्ट्री, और खास तौर पर ये कि यूथ जो है उसका झुकाव ओवरवेलमिंगली पीटीआई की तरफ है। तो जब हम इस किस्म की इक़दामात की बात करते हैं तो लोगों में शक व शुबहात इसलिए पैदा होते हैं कि यार ये इमरान खान को हर चीज रोकने के लिए कर रही है। तो इस ऐसे मौके पर, ऐसे सिचुएशन में तो उसको डिसमिस करना चाहिए, बजाय कि बिल्कुल लॉजिक हो सकती है, कभी भी लॉजिक हो सकती है। मतलब पॉइंट ये है जामी कि 25 से अगर काम नहीं बनेगा तो फिर आप 40 करेंगे, ताकि किसी ना किसी तरह से। ज़ुबैर साहब, मैंने इसका एक एनालिसिस किया हुआ है ब्रैकेट का। पाकिस्तान में जो 13 करोड़ 1 लाख वोटर्स हैं, उनका पूरा इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक एनालिसिस किया हुआ है। 60 to 67% वो लोग हैं जो 18 से 45 बरस में आते हैं। तो अगर आपने 18 से 25 कर भी दिया तो 25 से 45 का क्या कीजिएगा? असल मसला ये है। बहरहाल मुझे ख्वाहिश थी कि वक्त मेरे पास होता और मैं मजीद आप दोनों से बात करता, लेकिन ज़ुबैर साहब आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।